स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो स्टूडेंट, मैं अपने आज के इस सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ 4, जिसका नाम है संज्ञा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक पैराग्राफ दिया गया। सबसे पहले इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे और इसी के माध्यम से समझेंगे कि संज्ञा क्या होती है। तो हर्षित और संचिता अपने माता पिता के साथ कल दिल्ली गए थे। वहां उन्होंने कमल मंदिर और भारत द्वार देखा। उन्होंने वहां तस्वीरें भी ली। कमल मंदिर की सुंदरता देखकर सभी दंग रह गए। संचिता कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर डर रही थी। तो बच्चों, जो उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त मोटे छपे शब्द हैं उनको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो है हर्षित तथा संचिता व्यक्ति का नाम है। दिल्ली कमल मंदिर, भरत द्वार तथा कुतुब मीनार ये स्थान का नाम है। ऊंचाई, सुंदरता और डर ये भाव के नाम है। तस्वीरें ये वस्तु का नाम है। तो इसकी परिभाषा होगी संज्ञा की, जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है इसे हम जानेंगे। तो संज्ञा जो है ये 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः इसके 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में सबसे पहले हम जो इसके उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं। सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी हैं। श्रवण कुमार माता पिता का भक्त था। ताजमहल आगरा में है। तो उपर्युक्त वाक्यों में सचिन तेंदुलकर तथा श्रवण कुमार विशेष व्यक्तियों के नाम तथा आगरा व ताजमहल स्थान विशेष के नाम है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर और श्रवण कुमार ये एक मशहूर व्यक्ति थे और ताजमहल और आगरा ये एक मशहूर स्थान का नाम है, इसलिए जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा होगा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल हैं इसके: रामायण, महाभारत, लाल किला, महात्मा गांधी, गंगा, हिमालय, राम, श्याम, सीता, गीता, मेरठ, दिल्ली। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या देखा? यही देखा ना कि यहाँ पे कुछ विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे भी पहले हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। शेर जंगल का राजा है। लड़की लिख रही है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। तो इसमें शेर, लड़की और पुस्तकों, जो पुस्तकें हैं उनसे हमें क्या पता चल रहा है? इनकी पूरी जाति का ना। तो शेर से शेर की पूरी जाति है, लड़की से पूरी लड़कियों की जाति है, पुस्तकें से पूरी पुस्तकों की जाति है। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयोग मोटे छपे शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं आदि स्थानों का बोध हो रहा है। अतः इसकी परिभाषा होगी, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं: पशु पक्षी, लड़का लड़की, मनुष्य, नर नारी, नदी, पहाड़, जंगल, चिड़िया, नगर, गांव, बाजार, खेत, किसान आदि। और जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आइए हम समूहवाचक संज्ञा को पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है: बाजार में बहुत भीड़ थी। भारतीय सेना सर्वोत्तम है। तो उपर्युक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्दों से समूहवाचक शब्दों का हमें बोध हो रहा है, यानी ज्ञान हो रहा है। अतः इसकी परिभाषा होगी, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें जब हमें कहीं पे किसी समूह में किसी मतलब किसी चीज़ों का, किसी वस्तुओं का, किसी इंसानों का या उनके पूरे समुदाय का हमें अगर ज्ञान होने लगता है तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके एग्जाम्पल हैं: कक्षा, सभा, परिवार, झुंड, गुच्छा, दल, समिति, टोली, गुलदस्ता, भीड़ आदि।
अब देखिए है नेक्स्ट है द्रव्यवाचक। तो इसका एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं। राम दूध पी रहा है, शेर के पास सोने का कड़ा है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो बच्चा दूध पी रहा है, तो ये जो है कि एक वस्तु है, मतलब कहने का मतलब है कि ये खाने पीने के सामान में आ जाएगी। सोना जो है एक धातु यानी मेटल में आ जाएगा। तो जो यहाँ पे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए दूध एक द्रव्य है, यानी द्रव्य मतलब लिक्विड है, और सोने यानी जो शेर के पास सोने का कड़ा है ये एक धातु है। ठीक है बच्चों। तो अगर हमें किसी भी शब्द से उसके द्रव्य, धातु और पदार्थ का होने का बोध होता है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती है। इसे एग्जाम्पल घी, दूध, दही, पानी, चाय, चीनी, चावल, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी, मिट्टी। तो इससे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जिन वस्तुओं को हम नाप तौल के या माप तौल के या नाप जोक के खरीदते हैं या उन्हें लेते हैं मार्केट से, बाजार से, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे घी, दूध, दही, चीनी, चावल, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी। अगर ये सब हम वस्तुएं मार्केट से खरीदने जाएंगे तो हमें ये माप तौल के मिलेंगी ना, नाप तौल के या जोक के मिलेगी, तो इसीलिए इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। माँ बहुत भूख लगी है, यानी बच्चे कह रहे हैं कि माँ बहुत भूख लगी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बचपन में हनुमान बहुत चंचल थे। अगला है माँ की ममता का कोई मोल नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट भूख, बचपन, ममता, इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? इन शब्दों से हमें फील हो रहा है, मतलब ये फीलिंग वर्ड्स है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, इन्हें छू के या पकड़ के नहीं जान सकते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव, अवस्था अथवा विशेषता का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के हमें भाव, अवस्था, गुण, दोष और विशेषता का अगर हमें पता चलता है तो वह भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। और जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं, उन्हें छू या पकड़ नहीं सकते। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं भूख, प्यास, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, हरियाली, सुंदरता, क्रोध, दुख, खुशी, ईमानदारी, सच्चाई, ममता, एकता, आजादी, अहिंसा, अमीरी, गरीबी आदि। अब यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार के शब्दों से हम बना सकते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, दूसरा सर्वनाम शब्दों से, तीसरा विशेषणों से, चौथा क्रिया शब्दों से, पांचवा अव्यय शब्दों से हम भाववाचक संज्ञाओं को बना सकते। तो इसे हम देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक शब्द बनते हैं, कुछ इसको हम देखते हैं। माता से मातृत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, पिता से पितृत्व, पुरुष से पुरुषत्व। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा शब्दों को बनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सर्वनाम से भाववाचक शब्द बनाना। तो एक से एकता भाववाचक शब्द बन गया। अपना से अपनापन, निज से निजता या निजत्व, मम से ममता या ममत्व, आप से आपा, अहंग से अहंकार, स्व से स्वत्व, सर्व से सर्वस्व। इस तरह से सर्वनाम शब्दों से कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बन गए हैं। अब नेक्स्ट है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों को बनाना। तो अधिक से अधिकता, कमजोर से कमजोरी। अब क्रिया शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। जैसे चलना से चाल, चुनना से चुनाव, कमाना से कमाई, गिनना से गिनती। अब अव्यय से हम कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। जैसे दूर से दूरी, शीघ्र से शीघ्रता, निकट से निकटता, धिक से धिक्कार। अब यहाँ पे देखिए कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए।
तो इसे भी हम जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, यानी हम कुछ ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं जिनका जातिवाचक संज्ञा भी हम बना सकते हैं। जैसे जब व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति के अलावा उस गुण वाले सभी व्यक्तियों का बोध होता है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द में परिवर्तित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल है, जयचंद तथा विभीषणों की आज भी कमी नहीं है। तो यहाँ पे जयचंद से राजा जयचंद की और विभीषण से रावण के भाई विभीषण की हमें मतलब यहाँ पे हमें उसका ज्ञान हो रहा है। लेकिन जयचंद्र और विभीषण एक विशेष व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल है कि राजा जयचंद्र और रावण के भाई विभीषण को इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ गद्दार शब्द के लिए इनका यूज हुआ है। क्योंकि राजा जयचंद ने अपने देश और राजा विभीषण ने अपने भाई रावण के साथ गद्दारी की थी, इसीलिए इनका प्रयोग आज के गद्दारों के लिए इन शब्दों का यूज किया गया। इसलिए ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा शब्द के रूप में इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो अब तक तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो जब अत्यंत प्रसिद्धि के कारण किसी जातिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है। तो पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पंडित शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, परंतु इसका प्रयोग जवाहरलाल नेहरू के लिए किया गया था। यह जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ। तो इसी प्रकार बापू, नेहरूजी, गांधीजी, पटेल आदि जातिवाचक संज्ञा शब्दों का व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के रूप में प्रयोग हम कर सकते हैं। जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब भी वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे अच्छाइयाँ मानव को महान बनाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।